वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज 9 फरवरी 2015 को। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं हमेशा की तरह अपने टाइम टेबल के साथ। टाइम टेबल इस हफ्ते का क्या है? कल हमेशा की तरह गैंडसिल में इल्फर्ट में इंशाल्लाह लोगों से मुलाकात होगी, यानी ट्यूसडे के दिन। वेंसडे को साउथ हॉल में लोगों से मुलाकात होगी और थर्सडे को इस हफ्ते फिर हम मैनचेस्टर में होंगे और मैनचेस्टर ऑफिस में लोगों से मिल सकते हैं। फ्राइडे को दोबारा अपना फिंचली ऑफिस होगा जो हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे मिलना चाहें तो आप आके ज़रूर बात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज की कुछ अपडेट्स क्या हैं? एक नया केस आया है बोसाडी, BOSSADI, बोसाडी पैराग्राफ 276 ADE सूटेबिलिटी एंड टाइज। अपर ट्राइब्यूनल का डिसीजन है 2015, साइटेशन इज 2015 UKUT 00042 IAC। छोटा डिसीजन है लेकिन सीधा डायरेक्टली बात करता है पैराग्राफ 276 ADE की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। हम जानते हैं पैराग्राफ 276 ADE क्या कहता है, जहाँ पे 20 साल वाली बात आती है कि जी आपको 20 साल अगर गुजर गए यूके में तो आपको स्टेटस मिल सकता है। मेन चीज़ जो ये जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहा है वो जो टाइज़ की बात होती थी जो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो ऑगनडीमू केस के अंदर भी बात की गई थी और उसका भी हम अक्सर जिक्र करते रहे हैं यहाँ पे पहले। इस केस के अंदर अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से फिर थोड़ा सा हमारे खिलाफ एक डायरेक्शन ली गई है और वो ये कहा जा रहा है उसके अंदर के जो सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अक्सर हमें रिफ्यूज़ल लेटर्स जो आते हैं जो हम पैराग्राफ 276 AD की एप्लीकेशंस करते हैं उसके अंदर अक्सर रिफ्यूज़ल लेटर्स के अंदर लिखा ये जाता है कि जी ठीक है आपका बच्चा है या आपका रिलेशनशिप चल रहा है, सारा कुछ है, लेकिन आप सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो इसलिए आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। अब इस केस के अंदर जो एक चीज़ मेंशन की जा रही है, अभी क्लियर नहीं कि उसका एक्सटेंट क्या होगा, लेकिन इसमें जो मेंशन किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पैराग्राफ 276 AD के अंदर आपको देखना पड़ेगा और उसके अलावा जो बाकी आप वो टाइज की बात करते हैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब बनता है अभी तक मुझे तो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसकी समझ इसलिए नहीं आती कि अगर आप बात करते हैं कि एक इंसान की टाइज अपनी कंट्री के साथ हैं कि नहीं, आप उसको अगर ऑब्जेक्टिवली डील करना चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिवली डील करने का मतलब तो ये हुआ कि आपको उसके सर्कमस्टांसेस को देखे बगैर ये फैसला कर लेना चाहिए कि इसके टायर्स हैं कि नहीं। अब ये तो कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि मुझे ये नज़र आता है कि अगर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ पिछले 10 साल से और मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास कोई स्टेटस नहीं है और मैं वापस अपनी कंट्री में जाऊँगा तो मेरे लिए वहाँ पे कुछ सेटअप करना मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ कोई बातचीत नहीं है, मेरी कोई फैमिली है नहीं वहाँ पे, या मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या मेरा कोई काम नहीं है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कहता हूँ कि मेरे सर्कमस्टांसेस में मेरे कोई टाइज अपनी कंट्री के साथ नहीं रह गए। यहाँ पे जो चीज़ कही जा रही है वो उस लाइन के तहत ले जाया जा रहा है उसको कि अगर आपकी नेशनैलिटी उस कंट्री की है, अगर आप वहाँ जाके रह सकते हैं, अगर आपका वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है आपकी उस कंट्री में जाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली टाइज आपकी बन जाती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिसीजन को आगे भी ज़रूर चैलेंज किया जाएगा और आगे भी कोर्ट ऑफ अपील से इसके ऊपर मदद मांगी जाएगी कि इस चीज़ को सिर्फ यहाँ तक ना छोड़ दिया जाए कि हाँ आपके ऑब्जेक्टिव टाइज हैं तो उसके ऊपर बात बन जाती है, बिकॉज वो कोई सेंस नहीं बनती है। एनीवे, ये एक केस था जो मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर मेंशन करूंगा। इसके अलावा जो एक जनरल में बातचीत करता होता हूँ हमेशा अपने पिछले हफ्ते के एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, उसमें दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आज थोड़ा सा एक मेंशन करना चाहता हूँ। एक तो चीज़ वही जो अपील्स की बात आती है। अब अपील्स की इम्पोर्टेंस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो किस तरह से? पहले होता था कि आपने कोई भी एप्लीकेशन की, अगर आपको रिफ्यूज़ किया गया तो आपको अक्सर उसमें अपील का राइट मिल जाता था। अब ये है जब से पिछले साल में जो चेंजेस आई हैं उसमें उन्होंने अपील के राइट्स आपके बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिए। सो अगर अब आपको अपील का राइट मिलता है तो उसको आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ पे वही बात दोबारा आ जाती है जो मैं क्या कह के पिट चुका हूँ इस चीज़ को, कि अपनी अपील की जो तैयारी है आपकी, वो तैयारी सारी फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में जज के सामने जाने से पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि जी जब वो चले गए वहाँ से सब कुछ रिफ्यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, तब आप सोचना शुरू करें कि अच्छा जी अब हम वकील चेंज करते हैं तो देखते हैं कि अब क्या होगा। ऐसी बात सही नहीं है, ये अप्रोच सही नहीं है। अगर आपको कुछ अपनी अपील से हासिल करना है तो वो पहला जो जज उसको देखेगा जिसने फैक्ट्स के ऊपर फैसला करना है, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आपके केस का फैसला होगा। बिकॉज अगर उस जज ने फैसला कर दिया, अब मैं एग्जाम्पल जो देना चाहता हूँ, आज खास तौर पे एक केस आया,
उसके अंदर डिसीजन मेरे सामने था और वो डिसीजन किया गया था उनका अक्टूबर नवंबर में जज की तरफ से डिसीजन किया गया। अब उस डिसीजन के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बात कर रहे थे कि जी उनके वो इटाइज की बात करते हैं, एंट्री क्लियरेंस की बात करते हैं, ये वो सारा कुछ कि जी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। और जो एक पॉइंट उसके अंदर उठाया गया, वो बंदा पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में नहीं रहा, वो यूएई में पैदा हुआ, यूएई में उसकी सारी एजुकेशन हुई, वहीं पे वो रहता रहा अपने माँ बाप के साथ, उसने फैमिली के साथ टाइम गुजारा, फिर वो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे उसने आके टाइम गुजारा। अब उसकी कोई इंजरी हुई, कोई अटैक किया गया उसको, जिसकी वजह से वो बेचारा अपने एक्सटेंशन सही टाइम पर नहीं करा सका। अब वो पटरी से जब उतरा तो उतरते उतरते अब उसको 4 साल और गुजर गए कि जब उसके पास कोई स्टेटस नहीं है। अब जब उसकी फाइनल एप्लीकेशन की गई, जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ करके और अपील का राइट दिया, तो जब वो कोर्ट में गया तो वहाँ पे जाके जज ने ये फैसला किया, एक तो ये कि उसकी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जो कि वहाँ पे उठाई नहीं गई। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो जज ने फैसला किया अपने डिसीजन के अंदर, उसने ये कहा कि ये बंदा पाकिस्तान जाके भी रह सकता है और ये बंदा यूएई में भी जाके रह सकता है, और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसकी वजह से वहाँ जाके नहीं रह सकता। अब मैं इसको समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसकी अपील को सही तरह प्रेजेंट नहीं किया गया, इसलिए उसका ये डिसीजन उसके खिलाफ किया। क्योंकि अगर आप देखेंगे कानून क्या कहता है, यूएई में अगर एक बंदा, अब इसकी बंदे की उम्र 29-30 साल हो चुकी हुई है, अब ये बंदा अगर वापस जाके यूएई में रहना चाहता अपनी फैमिली के साथ, तो ये नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये डिपेंडेंट एज में नहीं है, ना इसका अपना कोई कफील है वहाँ पे जिसके लिए जाके, जिसके साथ जाके वहाँ रह सकता। बिकॉज आप जानते हैं कि ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप क्योंकि वहाँ पैदा हुए तो आपको स्टेटस मिल जाएगा या आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यूएई में तो इसका जाना नामुमकिन है। अब दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान की बात करते हैं। अब पैदा ये वहाँ पर हुआ यूएई में, एजुकेशन सारी वहाँ पर हुई, यहाँ आके पढ़ता रहा, स्टूडेंट के ऊपर इसने टाइम गुजारा, जो भी इसका टाइम यहाँ पे 8-9 साल गुजरे। अब इसको कहा जाए कि जी आप पाकिस्तान जाके रहें, तो जो इसका एविडेंस है, जो मैंने आज पहली दफ़ा इससे सवाल पूछा, जो ये कहता है कि मैं हैरान था जिसकी वजह से कि इसने कहा कि मेरे पहले वकील ने सवाल कभी पूछा ही नहीं था। मैंने इससे पूछा कि जी आप पाकिस्तान कितनी दफ़ा गए हैं और कितना आप रहे हैं वहाँ पर। तो उसने मुझे बताया कि जी मैं एक दफ़ा 2000 में गया था, 2000-2001 में गया था, और दूसरी दफ़ा मैं एक दफ़ा 2005 में गया था, और दोनों दफ़ा जब मैं वहाँ पर गया तो मैं 3-4 हफ्ते रह के वापस आ गया। ये इसके 2 ट्रिप्स हैं पाकिस्तान की। इसके अलावा इसने कोई ज़िंदगी वहाँ पे नहीं गुजारी, उर्दू ये बंदा नहीं बोलता। अब ये सारे फैक्टर्स देखते हुए इसको अगर केस को सही तरह प्रेजेंट किया गया होता, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स वाली बात अब चल रही है कानून में, इसका केस बहुत स्ट्रांग बन सकता था। लेकिन क्योंकि इसको सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया, इसका वो चांस खत्म हो गया। अब जज ने रिफ्यूज किया, इन्होंने आगे से लीव टू अपील एप्लीकेशन डाली। अब जो एविडेंस दिया गया था उस एविडेंस के ऊपर जज का फैसला तो कायम रहेगा, इसलिए अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से भी इसको कुछ नहीं मिला, और जाते जाते अब ये अपील राइट्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। सो अब मैंने इनको मशवरा ये दिया कि जी जो आपका एविडेंस पहले नहीं लगाया गया वो सारा आप साथ लगा के अब उसकी बेस पे आप एक फ्रेश क्लेम डालें, और उस फ्रेश क्लेम को फिर आप आगे लेके चलें, और कोशिश ये करेंगे किसी तरह से आपको एक और मौका मिले किसी जज के सामने जाने का, ताकि आप अपनी पूरी कहानी पेश कर सकें कि जी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मैं जाके पाकिस्तान नहीं रह सकता, वो हैं क्या, वो प्रॉब्लम्स हैं क्या। अगर वो कहीं पे एविडेंस में डाली ही नहीं गई हैं तो आप आगे उसके अंदर चल भी नहीं सकते। सो ये एक अपील्स वाली जो एक रिक्वायरमेंट थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैं पिछले 2 हफ्ते से मेंशन करता आ रहा हूं कि जो नेशनलिटी की, नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर उन्होंने अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड डालना शुरू कर दिया है और उसके ऊपर उन्होंने फैसले करने शुरू किए हैं। सो अब आप जब कोई नई एप्लीकेशन करने लगे अपनी नेशनलाइजेशन की, तो आपके ऊपर पूरा आपके लिए ज़रूरी बनता है कि आप अपने पूरे 10 साल के रिकॉर्ड को देखें और उसके अंदर समझें कि क्या आपकी कोई ऐसी ब्रीच आई है जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। अगर वो है तो आप उसका जवाब बना के अभी प्रेजेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा एप्लीकेशन ना करें, अभी प्रेजेंट करें, क्योंकि मैं अभी भी ये समझता हूं कि वो जो पॉइंट्स डाले गए हैं, जो गाइडेंस का हिस्सा बना दिए गए हैं, वो अभी भी सिर्फ गाइडेंस है। सो मैं चाहता हूं कि इसको अभी भी चैलेंज किया जाए आगे। अगर आप समझते हैं कि आपका केस उस तरह की नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशंस में आता है जहाँ पे कोई ब्रीच आ चुकी हुई है, और आप समझते हैं कि ये जो उन्होंने नया एक गाइडेंस के अंदर हिस्सा डाल दिया है कि पिछले 10 साल की आपकी कॉन्डक्ट को देखा जाएगा और अगर कोई भी ब्रीच नज़र आती है तो आपकी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट फेल हो जाती है, सो उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए अभी से उसका एविडेंस साथ ज़रूर लगाइएगा। ये सिर्फ मैं 2 बातें मेंशन करना चाहता था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी चीज़ की बात करूँ जो कि लोगों को फ़ायदा रहे और अपनी आगे फर्दर एप्लीकेशंस के अंदर वो देख सकें कि इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है नाज़रीन, सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी।
मेरे दो सवाल हैं। जी बताएं। एक सवाल है कि मेरी फ्रेंड ने अपनी डिवोर्स के लिए फाइल किया लॉयर के थ्रू, हाँ। बट शी हैजंट हर्ड फ्रॉम देम, और इस बात को 5 महीने हो चुके हैं। अच्छा। मुझे बताएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि लॉयर ने फाइल किया भी है और वो झूठ बोल रहा है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि किसी ने यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर आना है, हाँ। उसका क्या प्रोसीजर, उसे कितनी फीस शो करनी पड़ेगी और कितना वक्त लग सकता है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन ओके। उसे यहाँ से कोई स्पॉन्सर करने वाला कोई भी नहीं है। ओके चलें ठीक है। जी। जो पहला सवाल है आपका कि जी वकील पता नहीं झूठ बोल रहा है कि उसने एप्लीकेशन डाल दी, क्या वक्त आ गया है कि बैरिस्टर्स और सोलिसिटर्स का जो प्रोफेशन हुआ करता था एक ज़माने में इसको कहा जाता था कि दिस वाज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस, यानी सारे प्रोफेशंस में से जो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है वो बैरिस्टर्स का और सोलिसिटर्स का होता था। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि क्लाइंट्स इस तरह से पूछते हैं कि पता नहीं झूठ बोल रहा है कि सही वाकई उसने कुछ किया। एनीवे आप कहते हैं कि जी हमने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, आपको 5 महीने हो गए अभी तक कुछ पता नहीं चला। सबसे पहली चीज़ है अपने वकील से बात कीजिए कि आपकी डिवोर्स पिटिशन जो फाइल की गई है वो डिवोर्स पिटिशन आपको दिखाए। दूसरी बात, अगर वो आपको सिर्फ एक पिटिशन दे देता है जिस पर कोई स्टैंप्स नहीं है, कोई सील नहीं है कोर्ट की, तो फिर आप कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं या आप वकील से ही पूछ सकते हैं कि जी मुझे वो सील्ड कॉपी दी जाए जिससे कि पता चले कि मेरी डिवोर्स पिटिशन सबमिट करा दी गई है। क्योंकि जब आप डिवोर्स पिटिशन सबमिट कराते हैं तो आपको आगे से एक डायरेक्शंस का लेटर आता है जिसके अंदर बताया जाता है कि जी अब डायरेक्शंस क्या हैं, दूसरी पार्टी ने क्या करना है, आपने क्या करना है, क्या आगे से प्रोसीजर चलेगा इसके ऊपर। सो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि वकील साहब कहते हैं कि जी कौन से कोर्ट में अगर हमने फाइल किया है तो आप उस कोर्ट से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं और आप वहाँ से ही पता कर सकते हैं। सो ये तो दो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से आप पता करें। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि आपके वकील ने आपके साथ झूठ बोला हो, क्योंकि वो फिर एक कॉन्फिडेंस और कम होता है अपने वकील के अंदर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होपफुली उन्होंने किया ही होगा, लेकिन फिर भी ये बात कि 5 महीने हो गए अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई आपको कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आई है, कोई आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ अभी तक होना ज़रूर चाहिए था। तो इसलिए ज़रा अपने वकील साहब से कहिए कि आपको कॉपी ज़रूर दें। मैं समझता हूँ कि एक बेसिक आपका राइट होता है और एक बेसिक बात होती है कि जैसे ही आपकी कोई एप्लीकेशन की जाती है उसकी एक कॉपी आपको भी आनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ हमारी फर्म में जैसे ही कोई एप्लीकेशन आज अगर भेजी जा रही है, एक पैकेट बना के भेजा जा रहा है कोर्ट को या होम ऑफिस को या जिस किसी को भी भेजना है, और उसकी कॉपी बना के एक पैकेट आपको या उसकी कॉपी बना के एज एन अटैचमेंट आपको ईमेल कर दिया जाए, जिससे कि आपको भी पता हो कि जी आज हमने आपके केस में ये चीज़ फाइल कर दी है। और वो फाइल करने के बाद जो भी आगे से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आती है या जो भी कोई और इन्फॉर्मेशन आती है उसमें भी आपको कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्म्ड रखा जाए। कहीं कभार कभी कभार कुछ मिस हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली प्रोसीजर यही होना चाहिए कि आपके जो भी मैटर्स चल रहे हैं कोर्ट में या आपके वकील के थ्रू, जो भी वकील आपका काम करता है उसकी एक कॉपी आपके पास आ जानी चाहिए, ताकि आपको पता हो हर वक्त कि आपने जो पैसे दिए हैं वकील को और जो आप काम वकील को कह रहे हैं करने के लिए वो किया जा रहा है। मेरा भी एक मामला चल रहा है जिसमें वो मेरे क्लाइंट्स मुझसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उनको एक वेरिएशन के लिए मैंने कहा था, पहले एक उनको कहा था कि एप्लीकेशन करेंगे, फिर जब उनके पेपर्स आए तो पता चला कि जी उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी हुई भी है और उसके ऊपर ऑब्वियसली नई एप्लीकेशन नहीं हो सकती। सो हमने वेरिएशन की बात की। अब वो वेरिएशन का लेटर भेजा, लेकिन वो भेजने की टाइम के अंदर ही उनको आगे से उस एप्लीकेशन का रिफ्यूज़ल आ गया। सो हमने आगे से उनकी अपील कर दी। अब क्योंकि उनकी अपील का राइट मिला था उनको, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है हम करते हैं, उनसे हमने कोर्ट की फीस ली, वो हो गया। अब वो मेरे क्लाइंट नाराज इसलिए बैठे, कहते हैं कि जी हमने तो आपको एप्लीकेशन के पैसे दिए थे, तो आपने आगे से वो एप्लीकेशन तो की नहीं, लेकिन उनके पैसे ऑब्वियसली हमने इस्तेमाल किए अपील के लिए आगे से। सो वो अब जो मामला चल रहा है, अब जब उनको लेटर्स सब की कॉपीज दी गई हैं, उनको दिखाया गया कि ये सब कुछ हुआ, तब जाके कुछ समझ आ रही है। शायद अभी भी आ रही कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता चलता, लेकिन ये मुश्किल काम है। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो आपका काम होता है अपने वकील से आप कहिए कि आपको उसकी कॉपी दे के और आपके पास रिकॉर्ड में सब कुछ होना चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि क्या हो रहा है। दूसरा सवाल आपका था स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट का क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम लगता है और क्या होता है। स्टूडेंट का प्रोसीजर अब बड़ा सिंपल है। आपने पॉइंट्स पे सिस्टम के अंदर चलना है। आपने देखना है कि आपके पास मेंटेनेंस अमाउंट होना चाहिए। आप अपने अकाउंट के अंदर वो 28 दिन आपके पास वो अमाउंट होना चाहिए। आपने जो फीस कॉलेज को जमा करे, आपने पहले ऑब्वियसली एडमिशन लेनी है। एडमिशन लेके आपको कैश लेटर इशू किया जाता है। वो कैश लेटर लगा के, मेंटेनेंस के डॉक्यूमेंट्स लगा के, अपनी जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आपको एडमिशन मिली है वो लगा के आपने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आपने पूछा कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ आने में, तो मैं समझ रहा हूँ कि एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन है। एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन के
लिए आपकी कंट्री में वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है लेकिन डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हाई कमीशन में सबमिट किए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे फैसला किया जाता है और फिर आपको बता दिया जाता है कि आपको वीज़ा मिल गया कि नहीं मिल गया। टाइम पीरियड उसमें मेरा ख्याल है कि 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बल्कि ऐसे जल्दी ही होता है। जो दूसरी चीज़ इसमें जो एक इशू उठता है वो ये कि अक्सर वो उसको रिफ्यूज़ करके कहते हैं कि जी आपको अपील का राइट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास एक रिव्यू का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट होता है, जिसमें अगर आप समझते हैं कि आपका फैसला सही नहीं किया गया स्टूडेंट की एप्लीकेशन पे, तो आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जा सकते हैं 28 दिन के अंदर। और अगर उस 28 दिन के बाद आपको पता चलता है कि वो रिव्यू भी आपका मुस्तरद कर दिया गया और आप फिर समझते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन थी वो सही थी, तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू में भी चैलेंज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशंस। बट जनरली जो प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है, वो सिंपली ये है, एडमिशन लीजिए, एडमिशन के बाद कैश लेटर इशू होता है, अपना मेंटेनेंस अमाउंट दिखाइए, मेंटेनेंस अमाउंट और कैश लेटर लगा के उसके साथ आप एप्लीकेशन करते हैं, एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन आपकी फाइल की जाती है विद द हाई कमीशन और फिर उसके ऊपर फैसला किया जाता है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी सर, गुड इवनिंग जी। जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि मैंने अपील बिन की है स्टूडेंट की, हाँ हाँ और उन्होंने मेरे को रिपोर्टिंग पे लगा दिया था, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अभी रिपोर्टिंग का सिलसिला कैसे और कब खत्म होगा सर? क्योंकि अभी अपील जीते को मेरे को डिसीजन मिले को भी, रिटन डिसीजन मिले को भी तकरीबन 1 मंथ हो गया सर। अच्छा, तो अब क्या करूं और कैसे इसको स्टॉप किया जा सकता है? वो तो बुलाते जा रहे हैं कि भाई नेक्स्ट 4 वीक बाद आ जाना, नेक्स्ट 4 वीक बाद आ जाना। सही सही। तो हाँ जी, हाँ जी, चलो, तो मैं इसके बताता लिए हूँ क्या जी। किया जाए? मैं बताता हूँ। जब आपको रिपोर्टिंग पे लगाया जाता है, रिपोर्टिंग पे लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई या आपके पास स्टेटस नहीं है और आपने कोई एप्लीकेशन की हुई है। सो रिपोर्टिंग का मकसद ये है कि आपको वो देखना चाहते हैं कि जहाँ पे आपको जब बुलाते हैं तो आप आते हैं कि नहीं, क्योंकि वो आपके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। आप कहते हैं आपकी एप्लीकेशन अब सक्सेसफुल हो गई है और उसको डिसीजन आए हुए भी आपको 1 महीना हो गया। अब जब होम ऑफिस उसके ऊपर फैसला करेगा और आपको स्टेटस डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा, तो फिर वो रिपोर्टिंग सेंटर को इन्फॉर्म करते हैं कि अब इसको रिपोर्टिंग पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना कीजिए, अपना जो वो सक्सेसफुल लेटर है वो अपने पास रखिए। जब भी रिपोर्टिंग पे जाना पड़ता है आपको जाना होगा अभी भी, क्योंकि आप अभी तक आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रिपोर्टिंग पे आना है। जब आपका इशू हो जाएगा स्टेटस, तो फिर वो आपको खुद ही बता देंगे। या अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके पास स्टेटस आ गया और आपको रिपोर्टिंग से कुछ भी नहीं कहा जा रहा, तब फिर आप अपना जाके स्टेटस पेपर्स वहाँ पे दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी मेरी रिपोर्टिंग को अब ख़त्म किया जाए क्योंकि अब मुझे स्टेटस यहाँ पे मिल चुका है, तो फिर वो ख़त्म होगा। लेकिन खाली ये करना कि जी स्टेटस अभी आपके हाथ में नहीं आया लेकिन रिपोर्टिंग से निकला जाए, वो मुश्किल है, बिकॉज उन्होंने आपको इसी एक बात के ऊपर लेके चलना है कि जी हमने अपने प्रोसेस में अभी तक नहीं देखा कि आपको स्टेटस मिल गया है। सो जब तक हमारे सिस्टम पे वो स्टेटस नहीं आता उतनी देर तक आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बाय ऑल मीन्स आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो सक्सेसफुल लेटर है वो साथ लेके जाइए, उनको दिखाइए, उनसे कहें कि जी आप पता करें, अपने रिकॉर्ड्स में चेक करें कि मुझे स्टेटस कब मिलेगा या कैसे, बल्कि ऐसा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें हो सकता है आपका काम जल्दी भी हो जाए। ठीक है, सो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि कोशिश करें कि जब आप रिपोर्टिंग पे नेक्स्ट जाते हैं उनको लेटर भी अपना दिखाइए, उनसे बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, कोई डरने वाली बात नहीं है। उनको दिखाइए और उनसे कहें कि जी ये देखिए मेरे पास सक्सेसफुल लेटर आ चुका हुआ है, 1 महीना भी गुजर चुका है इसके ऊपर, अब मुझे बताओ आगे से कि मैं इसको कैसे लेके चल सकता हूँ और मैं आगे से क्या कर सकता हूँ, मुझे रिपोर्टिंग से कब आप फारिग करेंगे। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा, फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, अब एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं।